गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड का इतिहास विषय में स्वाधीनता और विभाजन के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको पता है भारत जो ब्रिटेन शासित भारत है वो दो भागों में विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में बांट दिया गया था। माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था ये सब चीजें। लॉर्ड बेंटन के स्थान पर वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे और 14 मार्च 1947 को इन्होंने गवर्नर जनरल के पद को ग्रहण किया था। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस संयुक्त भारत चाहती है और मुस्लिम लीग विभाजित, मतलब भारत और पाकिस्तान। अतः दोनों में समझौता असंभव है। जिन्ना ने सारे देश में गड़बड़ फैला रखी थी, हजारों लोग मरते जा रहे थे और स्थिति बेकाबू हो रही थी। इसीलिए माउंटबेटन ने देखा कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। और महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि चाहे सारे भारत को आग भी लग जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान उनकी लाश पर ही बनेगा। अतः महात्मा गांधी को पाकिस्तान के लिए सहमत करना असंभव था। इसीलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया। सरदार पटेल ने बेगुनाहों के कत्लेआम से पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी और नेहरू ने शेष भारत को संगठित और शक्तिशाली बनाना उचित समझा। माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। किसे कहते हैं माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947 को जो भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना को कांग्रेस ने 14 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया। किंतु अब जिन्ना क्या कहते हैं कि उनकी दृष्टि में जो पाकिस्तान दिया गया था वह लंगड़ा पाकिस्तान था, क्योंकि वह तो सारे बंगाल, असम और पूर्वी पाकिस्तान को मिलाना चाहते थे। इसी तरह सारा पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इसीलिए जिन्ना ने इस पाकिस्तान को स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया, किंतु बाद में उन्हें माउंटबेटन के दबाव से इसे स्वीकार करना पड़ा। फिर क्या हुआ? भारत का जो विभाजन है उसकी तैयारी हुई। पंजाब और बंगाल के जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक आयोग को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की। माउंटबेटन की योजना ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। भारत स्वतंत्र अधिनियम के अनुसार भारत का जो बंटवारा कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई। महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में माउंटबेटन का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मैं विभाजन का आरंभ से ही विरोधी हूँ, किंतु अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो भारत विभाजन के क्या कारण थे उस पर भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था और इस प्रथम मंत्रिमंडल में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्रालय, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल का संबंध जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, कानून व न्याय मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। मंत्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, वाणिज्य मंत्री कुंवर जी होरमुसजी भाभा, वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री जयराम दास दौलतराम थे। तो ये थे उस समय के जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब हम भारत विभाजन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहला हमारा इसका पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे।
दंगे समझते हैं ना, हिंदू मुस्लिम्स में जो दंगे हुए, आपस में लड़ाई हुई, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए क्या करा, सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात कर दिया। अब इन दंगों में भीषण हत्याकांड हुआ, अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अंतरिम सरकार उन दंगों को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवकारियों की सहायता कर रही थी। इसकी अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह प्रतिरक्षा मंत्री थे, किंतु सेना और पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि उन पर अंग्रेजों ने अंत तक अपना नियंत्रण रखा। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो दंगे थे ये योजनाबद्ध थे, और इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, कांग्रेस को आतंकित करके विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करना। यदि अंग्रेज चाहते तो इन दंगों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे, या वो बताना चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो यहाँ के लोग आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। और गांधी जी भी देश को बांटना नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस को ये डर था कि यदि स्थिति यही रही तो अराजकता हो जाएगी देश में, और दंगों को बंद कराने और बेगुनाह लोगों की हत्या को रोकने में के लिए विभाजन के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। दूसरा था अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र। आरंभ से ही अंग्रेज प्रशासकों की जो सहानुभूति थी ना, मुसलमानों के साथ थी, और उन्होंने सांप्रदायिकता का बीजारोपण भी, जैसे हमने पढ़ा था, फूट डालो राज्य करो, तो ये किसने बीजारोपण किया था, अंग्रेजों ने ही। उन्होंने ही मुसलमानों को अलग विधानमंडल के लिए अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया था। सुधार अधिनियमों में भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्थान देकर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाया था, और मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की मांग को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। अब एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो दंगों से स्थिति बहुत अधिक खराब हो रही थी, मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना, यातायात जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी लगाया जा रहा था। जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे वो गैर कानूनी रूप से गोला बारूद एकत्रित कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो क्या थे, एक सिरदर्द सी हो गई थी। तो इन सब से ये हुआ कि इससे तो अच्छा है कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है अविलंब स्वतंत्रता के लिए। कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता के लिए भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा मुस्लिम लीग का ही पक्ष ले रहे थे। लॉर्ड वेवल मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा बुलाने को ही तैयार नहीं हुआ, और उसे अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने के लिए भारत सचिव के निर्देशों की अवहेलना करता रहा। तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में इसलिए लिया गया कि अंग्रेज दोनों के मतभेदों को बहाना बनाकर भारत में रहना चाहते थे। तो 3 जून 1947 में जो योजना हुई थी, इसको स्वीकृत करने का एकमात्र ही ये तरीका था कि वो ये कहते थे कि गोविंद वल्लभ पंत कहते थे कि या तो कांग्रेस इस योजना को स्वीकार कर ले या आत्महत्या कर ले। कांग्रेस की भी कुछ नीतियां थी जो त्रुटिपूर्ण थी। अ, कांग्रेस सदैव ही लीग के साथ समझौता करने को उत्सुक थी। इससे क्या हुआ, लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया, और वो ये समझने लगी थी कि उसके बिना भारत को कोई संवैधानिक समस्या हल ही नहीं हो सकती। कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट में लीग की बहुत सी बातें मान ली। सीआर फार्मूले में पाकिस्तान की मांग को भी काफी हद तक स्वीकार कर ली गई थी। तो इस फार्मूलों के संबंध में बातचीत करने के लिए गांधी जी जिन्ना के पीछे भागते रहे। 4 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध है। सरदार पटेल के भाषणों से भी इस बात का समर्थन मिलता रहा, अतः जिन्ना को ये समझते देर नहीं लगी कि कांग्रेस विवश होकर पाकिस्तान को स्वीकार ही कर लेगी। सशक्त भारत की इच्छा। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और जो तोड़फोड़ की नीति थी उससे तंग आ चुके थे, और उन्होंने अनुभव कर लिया था कि इस मुस्लिम लीग की नीति के कारण भारत कभी भी सशक्त राज्य नहीं बन सकता। मुस्लिम लीग केंद्र को शक्तिशाली नहीं देखना चाहती थी, और इसीलिए मंत्रिमंडल मिशन योजना में मुस्लिम लीग की इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र को निर्बल बनाया गया, और केंद्र के निर्बल रहने से भारत कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता था।
तो इसीलिए कांग्रेस को भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा के कारण देश के विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना कांग्रेसी नेता जिन्ना से बातचीत करने के लिए हमेशा क्या होते थे, तत्पर रहते थे, और इसका लाभ उठाया उन्होंने जिन्ना ने। और उसकी हठधर्मिता के कारण ही गोलमेज सम्मेलन और वेवल योजना असफल हो गई और सांप्रदायिक समस्या का कोई हल भी नहीं निकला। वह सदैव कांग्रेस को एक हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। 1947 के चुनावों के बाद जिन प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी, उन पर लगातार मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिन्ना मुसलमानों को बरगलाता रहा और ये कहता रहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिए तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस बनाया। तो ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अन्य कांग्रेसी नेता भी इस बात के विरुद्ध थे कि गांधी जी व्यर्थ में ही जिन्ना के पीछे भाग भाग कर उनके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे थे, और बार बार ऐसा करने से क्या हुआ, जिन्ना की हठधर्मिता बढ़ती गई। अंतरिम सरकार की असफलता। पंडित नेहरू और सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कार्यवाही देखकर बड़े दुखी थे। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जो कांग्रेस मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उपस्थित करते रहे। कांग्रेस मंत्रियों के विभागों को आवश्यक धन स्वीकृत न करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहे और सरकार का चलना बिल्कुल असंभव सा बना दिया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भी इसलिए शामिल हुई थी कि मुसलमानों के हितों को वो कांग्रेस के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी और अपने मुकाबले में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत नहीं करना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, दोनों में सहयोग ही नहीं हो सकता था। माउंटबेटन का भी प्रभाव था। कांग्रेस सांप्रदायिक दंगों के कारण जो स्थिति थी अनियंत्रित होती जा रही थी और माउंटबेटन भी चाहता था कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त अब कोई चारा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की जो तिथि थी 3 जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी थी। अब कांग्रेस के पास दो ही विकल्प थे, गृह युद्ध और पाकिस्तान। अब माउंटबेटन ने क्या करा, अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए ये समझाया उनको कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी शांति व्यवस्था रहने नहीं देगी और ऐसी अवस्था में क्या होगा, देश हमेशा निर्बल रहेगा। और इन जो माउंटबेटन थे उसके तर्कों का प्रभाव पड़ा नेहरू जी पर, सरदार पटेल पर। तो उन्होंने क्या हुआ कि ये स्वीकार कर लिया कि अब भारत का विभाजन करना आवश्यक है या अनिवार्य है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि देश का विभाजन मुस्लिम लीग का एक षड्यंत्र ही था, जिसके फलस्वरूप देश में जनहत्या हुई, अपार संपत्ति का नाश हुआ। जिन्ना भारत में खून की होली खेल कर भी कटा पिटा दिमक लगा पाकिस्तान ले पाया। जिस पाकिस्तान का निर्माण का स्वप्न 1930 में मोहम्मद इकबाल ने देखा था और मुस्लिम लीग ने राष्ट्रता के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वह पाकिस्तान एक स्वप्न ही रहा। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी पाकिस्तान में जो घटनाएं घटी और भारत में उसकी जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसका इतिहास कलंकित है। तो ये थे हमारे भारत विभाजन का के संबंध में पॉइंट्स सारे आपके। और थैंक यू।